कैसे रुझान हुआ और कैसे लगा कि इस माध्यम की जो ताकत है उसका आपने कब एहसास किया और कैसे लगा कि हाँ इधर इंटरेस्ट जो है वो आपका, या शुरू से आप यही करना चाहते थे या फिर कहीं और से रास्ता बदल के आ गए? तो देखिए, शुरुआत जो है असल में मैं हॉबिस्ट कह सकते हैं फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी बचपन से ही मेरे मन में था कि फोटोग्राफी मुझे करना है। और ये मेरे फादर भी शौकिया कैमरा, वो आर्किटेक्ट थे लेकिन कैमरा रखते थे क्योंकि उनका विषय होगा ज़रूर, लेकिन उनका बहुत पहले, बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया। फ़ोटोग्राफ़ी को मैंने उसी समय चुना था कि हाँ मैं साइड में रखूँगा इसे, लेकिन पारिवारिक स्थिति ऐसी गड़बड़ हो गई फादर के देहांत के बाद, घर का इकलौता बेटा होना और लाइबिलिटीज़ बहुत थे, 5 बहनें सब छोटी हमसे और सबसे बड़ा मैं। मुझे लगा कि जल्दी अर्निंग करना पड़ेगा जैसे भी हो, तो उसी समय फ़ोटोग्राफ़ी ने मेरा साथ दिया और फ़ोटोग्राफ़ी को मैंने प्रोफेशन चुना। मैंने एक स्टूडियो की शुरुआत की थी सबसे पहले। उस समय मैं बीकॉम में पढ़ रहा था। मेरा तो ऐसे विषय तो साइंस रहा है, साइंस में मैट्रिकुलेशन किया था, आईएससी किया, लेकिन बाद में शिफ्ट करना पड़ा बीकॉम। कारण था कि वक्त निकालना, कि स्टूडियो भी चलाना है। स्टूडियो मैंने शुरुआत की, वही अर्निंग का सोर्स था। ये बात है 78 में मैंने शुरुआत की थी स्टूडियो की। हाँ, रांची में, यहाँ चर्च रोड में किसलय चित्रशाला करके। हाँ, एक छोटा सा स्टूडियो था, बहुत छोटा सा। लेकिन मुझे, मेरा मकसद जो था कि फील्ड में जो काम, उस समय शादी वादी की बहुत तस्वीरों का, वीडियो का, तस्वीरों का बहुत क्रेज़ हुआ करता था कि फ़ोटोग्राफर्स की बड़ी अहमियत थी, बड़ा सम्मान के साथ लोग देखते थे। और घर पहुंच गया फोटोग्राफर साहब, उस दिन का, उस घर का फेस्टिवल होता था, वो ज़माना था। तो उस फोटोग्राफी ने मुझे बहुत सहयोग किया, मुझे आर्थिक तौर पर खड़ा होने का की एक जगह दी। तो उत्तम दा मेरे सीनियर थे कॉलेज में भी, हम लोग संजीवी से मैंने पास आउट किया था और वो मेरे कॉलेज में सीनियर थे। उन्होंने मुझे इनकरेज किया। उनका एक अखबार चलता था, द न्यू रिपब्लिक, आप लोगों ने शायद सुना हो, वीकली अखबार। वो उन्होंने हमको बहुत इनकरेज किया। उनको ज़रूरत थी एक फ़ोटोग्राफर की, और उस ज़माने में जर्नलिज्म में खर्च करना बहुत मुश्किल था किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए। तो मैं पास में था उनके ऑफिस से, और मेरा स्टूडियो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, आना जाना। अब चूँकि पुराना क्लास के इस कॉलेज मेट रहे हम लोग, तो उसके कारण उन्होंने हमको बहुत इनकरेज किया। लेकिन उसके बाद जो मुझे ब्रेक मिला वो 83 में एमजी अकबर उस समय टेलीग्राफ शुरू किए थे नया नया, वो फाउंडर एडिटर थे, आप लोग जानते ही हैं। तो अचानक एक प्रोग्राम था मिसेस गांधी का, 3 जनवरी, उसमें आने वाली थी तवलीन सिंह और जगदीश यादव उस समय टेलीग्राफ के लिए फोटोग्राफी करते थे और तवलीन सिंह रिपोर्टिंग करती थी। तो अचानक जगदीश यादव को कोई और असाइनमेंट दे दिया गया। तब उत्तम सिंह गुप्ता को उन्होंने कहा, उत्तम दा उस समय फ्रीलांस करते थे उनके लिए, टेलीग्राफ के लिए। तो एमजे अकबर ने कहा कि एक फ़ोटोग्राफ़र कहीं से ढूंढ निकालो, उसको ले चलो, तुम अपने साथ में रखो। मुझे पहला ब्रेक मिला सच्ची मायने में वही, और मिसेस गांधी का वो प्रोग्राम मैंने कवर किया था 3 जनवरी 1983। वो तस्वीर छपी पहली बार कुमार किसलय के नाम से। इतनी खुशी हुई कि लगा कि सब कुछ बदल गई दुनिया ही मेरी। अखबार में फ्रंट पेज में मिसेस गांधी की तस्वीर खींची मैंने। वो मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड ठीक है। साथ में धीरे धीरे करके रविवार के साथ जुड़ा हुआ सुरेंद्र प्रताप सिंह थे, और उन्होंने कहा कि तुम जब जाते हो फोटोग्राफी करने तो तुम कुछ कंटेंट भी क्यों नहीं तैयार करते हो। हमने ज़रूर करेंगे। हम तो उस समय तक हम प्रभात खबर 84 में प्रभात खबर आया 14 अगस्त को, और उस समय, उसके पहले मैं आज अखबार में लिखना और फ़ोटो जर्नलिज्म शुरू कर चुका था टेलीग्राफ के साथ साथ। उस समय ये छूट थी कि आप कई अखबारों में काम कर सकते, क्योंकि आर्थिक तौर पर वो उतना सहयोग नहीं कर पाते थे अखबार वाले, और एक फ्रीलांसर को तो और भी नहीं। तो आज अखबार में 28 जनवरी 1984 से मैंने शुरुआत की थी आज अखबार में,
और 1 साल तक वहाँ, करीब करीब 1 साल, तब तक मैं इधर एसएन विनोद आए। एसएन विनोद वो इसके फाउंडर एडिटर थे प्रभात खबर के। वो और मोहन सहाय एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा दिया प्रभात खबर, आज अखबार छोड़कर। तो कहिए कि ये जो हुई, ये जो एक मन में हमेशा रहता था कि कुछ करना है, लेकिन हालात मेरे पारिवारिक हालात ऐसे नहीं थे कि कोई अलग से कुछ किया जा सके। माँ बाप चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, लेकिन हाँ, सब कुछ बिखर चुका था। तो उस समय लगा कि अपने मन की दबी इच्छा तो कहीं न कहीं पर होती है, तो लगा कि नहीं, जर्नलिज्म ठीक है। लेकिन मेरी भाषा नहीं थी, भाषा एकदम नहीं थी। हिंदी से मेरा कोई बोल भी नहीं पाता था तरीके से। हिंदी बोलना तो बहुत मुश्किल, अंग्रेजी तो और भी दूर। तो भाषा में अपना जो देसी स्टाइल होता वही स्टाइल था। लेकिन लगा कि नहीं, जब फोटोग्राफी करते हैं तो वाकई कंटेंट पर भी काम करना चाहिए। तो मैंने वो शुरुआत कर दी और उस समय रविवार के साथ मैं उनका बहुत सारा काम करने लगा। तो आपका सवाल जो है वही है कि ये ज़रूरत जो थी उसने मुझे लाया। बेस मेरा ज़रूर था फोटोग्राफी, लेकिन ज़रूरत ने मुझे इसे प्रोफेशन बनाने के लिए मौका दिया। उस समय आपके पास आईएससी का डिग्री भी था? नहीं, आईएससी, हाँ, बीकॉम मैं कर चुका था। हाँ, और दूसरा ऑप्शन भी, हाँ, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था, होता। लेकिन एक मन में कभी कभी होता है ना कि आप कुछ अनोखा करना चाहते हैं, और कुछ किसी के साथ कुछ शेयर कर सकते, कुछ दे सकते, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मन में ये भावना अगर रहे तो सबसे सरल, उस समय तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, बहुत डायमेंशंस नहीं थे फ्यूचर प्रोफेशन को लेकर, या नौकरी हो, कोई रोज़गार हो, बहुत लिमिटेड था उस समय की अर्थव्यवस्था जो थी। लगा कि जर्नलिज्म बहुत सरल है, थोड़ी मेहनत है, थोड़ा रिस्क है, और ये आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे अच्छा चुनिए। और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर दी हमने, हिंदी में खूब पढ़ना शुरू किया। जितना समझ था, जितना वक्त था, वक्त भी नहीं मिलता था। तो इस तरह मतलब फुल फ्लेजेड जर्नलिस्ट के तौर पे आपकी शुरुआत प्रभात खबर के साथ हुई? नहीं, आज से ही कहना चाहिए, आज से कहना चाहिए। 1984 में, हाँ, 28 जनवरी 1984। और फिर 1984 उसके बाद में ही उस समय लेकिन 250 वेतन मिलता था मुझे। अच्छा, 250 आज अखबार से 250 मिलता था हर महीने। अच्छा, और उसके बाद आप उसी साल उसके बाद प्रभात खबर ज्वाइन किए 14 जिस दिन से प्रभात खबर की शुरुआत है। और उसके बाद फिर प्रभात खबर के बाद प्रभात खबर में फिर आपका रोल रहा रिपोर्टिंग कम फोटोग्राफी। रिपोर्ट, हाँ, शुरुआत में फोटोग्राफी कम रिपोर्टिंग थी। और 1 साल के लिए हम चले गए थे लोकमत ग्रुप। अच्छा, लोकमत यहाँ के जो फाउंडर एडिटर थे प्रभात खबर के, एसएन विनोद, वो अपनी एक छोटी टीम बनाई। जब छोड़ा उन्होंने प्रभात खबर, मैंने खूब काम किया। 1 साल तक मैंने जमकर काम किया, अपनी बाइक ले गया था, खूब काम किया मैंने। और वहाँ अखबार शुरू करना था, लोकमत समाचार की शुरुआत थी, वो लॉन्च करना था विनोद जी को ही। तो वो मौका मुझे मिला। लेकिन इसी बीच में चूँकि रविवार में जुड़ाव था, तो हरिवंश जी के साथ उठना बैठना हो गया था। उस समय वो वहाँ उप संपादक थे रविवार में। उसके बाद फिर उन्होंने अचानक फ़ोन किया, उस समय मैं लोकमत में था, कि मैं जा रहा हूँ प्रभात खबर का एडिटर बन के, चलिएगा? चल सकते हैं, लेकिन अब नागपुर छोड़ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, नागपुर में हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर उनका दबाव भी था, और फिर लगा कि घर है, आसान है। तो फिर 89 में हम वापस आ गए, वही चीफ रिपोर्टर मैं बना था 89 में प्रभात खबर का। और उसी समय वो एक मौका जो मिला यहाँ, जिसका प्रभात खबर बार बार चर्चा करता है, कि फोल्डर स्कैम को प्रभात खबर ने ब्रेक किया था। और ये बात है 92 की। बाद में लगातार आज भी प्रभात खबर अपने प्रोफाइल में वही मेंशन करता है कि फोल्डर स्कैम ब्रेक करने वाला अखबार है। हाँ, फॉर्चुनेटली वो मुझे मौका मिला। हाँ, और वो दस्तावेज जो जुटाने की प्रक्रिया होती है वो बड़ा कठिन थी। वो थ्रिल जो था, तो
तो वो हमेशा उत्साहित करता था। तो दस्तावेज जुटाकर मैंने जब हरिवंश जी के सामने रखा, हरिवंश जी एकदम गड़बड़ हो गए, ये कहाँ से ले आया? ले आया, आप छापिएगा कि नहीं? ये छाप तो देंगे, लेकिन आप डॉक्यूमेंट सब ले जाइए अपने ही पास। थोड़ा भयभीत करने वाला था लोगों के लिए। तो एनीवेज उसके बाद फिर एक सीरीज छपा और महेंद्र सिंह ने बहुत सहयोग किया। उस समय वो विधायक थे पटना में, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में। और पहला आलमगंज थाना में पहला एफआईआर जो हुआ था उसी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। 30 जनवरी 93 को मैंने रिज़ाइन कर दिया प्रभात खबर से। कारण था कुछ कि मुझे लग रहा था कि मैं सूट नहीं कर रहा हूँ, या उस सिस्टम के साथ में कहीं नहीं कहीं मैं फिट बैठ नहीं रहा हूँ। छोड़ दिया तो फिर रोज़गार की मुश्किल हुई कि अब क्या करना चाहिए, अब पैसा आएगा कहाँ से? पत्नी है, एक बेटी है। सोचा कि नहीं, एक ही उपाय है कि मैं फिर से फोटोग्राफी करूं। उस समय चीफ रिपोर्टर था, लेकिन आप घर जाकर फिर से एक चीफ रिपोर्टर घर में शादी ब्याह, छठी और क्या 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 प्रोग्राम्स है, बर्थडे, ये सब का फोटोग्राफी करेगा, थोड़ा सा कठिन लगता था। और उस समय का चीफ रिपोर्टर की बड़ी अहमियत थी सोसाइटी में, बड़ी अहमियत थी, जर्नलिज्म वर्ल्ड में बड़ी अहमियत थी। मैं फिर से कैमरा उठाया। बहुत लोग, वाइफ तो बड़ी घबरा रही थी, या तुम कैसे करोगे? पहले की बात और थी, तुम समाज में इस तरह का ये नहीं था। नहीं, कुछ नहीं, कोई चोरी बेईमानी थोड़ी करना है, काम करना है, पैसा कमाना है। मैंने फोटोग्राफी की रात भर जग कर, और पैसा भी मिला ठीक ठाक। असल में हुआ क्या ना कि जब प्रभात खबर छोड़ा तो मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया बैंक से, और मैंने एक कैमरा खरीदा। उस समय SVHS कैमरा आता था, सुपर VHS आता था, लेकिन सुपर VHS के कैमरा आता था पैनासोनिक का, और वो कैमकॉर्डर बड़ा सा होता था, और उसमें सुपर VHS ये लगता था, कैसेट लगता था, SVHS भी लगता था, VHS भी लगता था, और सुपर VHS भी लगता था। मैंने उसको जानबूझ कर चुना था क्योंकि वो डिजिटल में कन्वर्ट करना आसान था। तो ये वीडियो, लेकिन लगा कि वीडियो केवल सिंपल करने से नहीं चलेगा, इसके साथ कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए। तो मैंने पढ़ना शुरू किया उसी समय कि इसको क्या कंप्यूटर के साथ में, उस कंप्यूटर नया नया आया था, ये फ्यूचर क्या कंप्यूटर के साथ दिखता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठकर कुछ किताबें देखता था, उनके पीरियोडिकल्स देखता था, BIT के कुछ मित्रों से बातचीत होने लगी। किसी तरह से लगा कि हाँ, इसमें कंप्यूटर के साथ में इसको इंटीग्रेट करके इसका एक नया भविष्य शायद हो सकता है। तो कंप्यूटर उसमें बहुत बेसिक स्टेज में था। आप लोगों ने तो बहुत बड़ा कंप्यूटर आ गया। उस समय जो कंप्यूटर था, सबसे पहला 9,000 रुपये में मैंने ख़रीदा था। रांची एक्सप्रेस के एक DTP इंचार्ज थे, लाल साहब, तो शायद नहीं है, जानते हैं आप? तो हाँ, तो लाल साहब से मैंने ख़रीदा था 9,000 रुपये में एक कंप्यूटर। उसमें XT कंप्यूटर आता था, वो उसमें स्क्रीन एक ठो और कीबोर्ड था, वो बड़ा अटपटा सा था, ब्लैक एंड वाइट। उससे तो मोनोक्रोम के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते थे। एक MB का फ्लॉपी से सब काम होता था, है ना। ये कंप्यूटर का वो युग था। तो उस समय मैं सोचता था इसको कैसे वीडियो के साथ इंटीग्रेट किया जाए। तो फॉर्चुनेटली उस पर काम हुआ, और दिल्ली से मैं कार्ड लेकर आया, पहले उसको लगाया, तो उस पर हिंदी में टाइटलिंग शुरू की। हिंदी में टाइटलिंग उसने लोगों के लिए बहुत अजूबा था। हिंदी में आप कैसे कैप्शन लगा सकते हैं वीडियो के साथ, ये बहुत उस समय जो आता था, छोटा छोटा एक डिवाइस आता था जिससे आप टाइटलिंग करते थे, कैप्शन लगाते थे। तो वो जो कार्ड लगाया हमने, उसका हिंदी में हमने देना शुरू किया। लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं था, वो सिंपल आपको कन्वर्ट करता था वो वीडियो मीडिया को और डिजिटल मीडिया के साथ मिलाकर, और वो आउटपुट देता था वीडियो मीडिया का। हाँ, और दोनों को आप जोड़ दीजिए, कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, वो केवल कार्ड के साथ में ही, कार्ड का अपना बेसिक सॉफ्टवेयर जो होता है, उसको ड्राइवर जो कह सकते हैं, वो था। तो ये 93 के आसपास आपने फिर ये शुरुआत की वीडियो जर्नलिज्म की। और आपसे जैसे कल चर्चा हो रही थी कि आप बता रहे थे कि जिस समय एनालॉग एडिटिंग का ही प्रचलन था, तब आपने डिजिटल की शुरुआत की। नॉन लीनियर एडिटिंग की शुरुआत, पहले तो सब एनालॉग होता था, जिसको लीनियर एडिटिंग भी कह सकते हैं, कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग एडिटिंग होती थी। मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर होल्ड कर लीजिएगा, अभी क्या है, आप रिकॉर्ड कर लिए अपने हार्ड डिस्क में। पहले वो हार्ड डिस्क वाला सिस्टम तो था नहीं, आपको जो भी करना है वो मशीन के साथ में, या जो टाइपिंग सिस्टम है, डिवाइस है, उसके साथ में एक साथ ही दोनों करना पड़ता था। उसको लीनियर कहा जाता था, है ना। और वो टेप में होता था, मैग्नेटिक टेप्स पर होता था।
उसी को वही जब नॉन लीनियर में शिफ्ट हुआ तो एक नयापन हो गया। तो वो शुरुआत मैंने झारखंड क्या नहीं, मतलब ईस्टर्न रीजन में वो पहला प्लेटफॉर्म था, पहला वर्क स्टेशन था जिसमें नॉन लीनियर एडिटिंग हो रही थी, वो मेरा था। और उस समय तो नॉन लीनियर एडिटिंग कोई सोचते नहीं थे, गालियां देते थे मुझे लोग, मतलब इतना रिकॉर्डिंग में इतना, ये हार्ड डिस्क में शिफ्ट होगा, उसके बाद फिर एडिटिंग होगी, फिर शिफ्ट होगा। हम लोग होगा ही ऐसे ही, फ्यूचर तो ऐसे ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये टेक्नोलॉजी ही गलत है। बहुत सारे लोगों ने हमको गालियाँ दी। एक बार हम लोग गए थे, दिल्ली गए थे विजय मारू के साथ। तो विजय मारू जी ने उनके एक मीटिंग थी, राहुल देव उस समय थे आज तक में, आज तक के चीफ थे, चीफ एडिटर थे, हाँ। तो उनको हम लोग चाहते थे कि उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन हो सके एक्सप्रेस विजन का। तो उन्होंने कहा दिखाइए आपका वीडियो। तो हमने वीडियो दिखाया तो वो खुद चकित रह गए कि ये सब काम आपके यहाँ होता है, झारखंड में होता है। हम लोग एकदम होता है, हम लोग करते हैं। फिर उन्होंने अपने वॉकी टॉकी उनका खूब चलता था, वॉकी टॉकी में अपने इंजीनियर्स को बुलाया और बोला कि ये देखिए, पहले वीडियो देख लीजिए आप लोग। तो वो लोग भी देखे। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सर ये तो डिजिटल में काम किया हुआ है, तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, कितना खर्च आएगा? उन्होंने कहा कि करीब 5 करोड़ रुपया खर्च आ जाएगा। तो मैं थोड़ा हंस दिया कि 5 करोड़ तो नहीं, 5 लाख का भी की लागत भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो उस समय कम्प्लीटली उसमें एनालॉग चलता था नेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया के सभी जगह एनालॉग ही चलता था। तो वो जिसको लीनियर एडिटिंग भी कह सकते हैं, और बाद में ये फिर शिफ्ट हुआ नॉन लीनियर एडिटिंग में। और ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ थी। पहले जो मीडिया था और आज के मीडिया में अंतर क्या क्या आया है? पहला तो क्लासिफिकेशन ये होना चाहिए। पहले आपके पास में वो सादा पन्ना होता था, कलम थी, उसमें आप लिख देते थे, और शब्दों में जो बाजीगरी दिखाना है, जादूगरी हो, वो आप दिखा सकते थे, लेकिन उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे। या तो आपकी खोजी पत्रकारिता हो, सोच एक अलग हो कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, बस इतना ही भर था, बहुत वर्चुअल था सब कुछ। लेकिन ये जो पत्रकारिता आई जिसमें कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ना है और आपके पास में कुछ और भी विधाएं होनी चाहिए, तो लिखने की समझ के अलावा कुछ और भी समझ। अब जैसे कैमरा में आपको कैमरा भी देखना है, आपको स्क्रिप्ट के बारे में सोचना है, ये फ़र्क आया है। ये आसान नहीं है, ये भी हम चुनौती मानते हैं। लोग इसको लेकर कह सकते हैं 10 तरह की बातें हो सकती हैं कि पहले कंटेंट बहुत जाहिर था, कंटेंट ही हमारे पास में एक विषय था, कंटेंट ही हमारे पास में एक रास्ता था जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, हम कम्युनिकेट कर सकते थे। हम कंटेंट कहना चाहिए उसको, टेक्स्ट कह सकते हैं उसको। लेकिन अभी हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बता देता है वीडियो दर्शक को, हमारे पाठक जिसको कहते थे, उस दर्शक को हमको बता देता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और हम शब्दों में नहीं बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन से हम सब कुछ बता दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए हम कहीं किसी मायने में हम कम नहीं आंकते हैं आज की पत्रकारिता को। देखिए कुछ चीज़ें, कंटेंट कुछ लोगों पर छाप छोड़ जाता है, चाहे कल का कंटेंट हो चाहे आज का हो, वो टिकाऊपन होना चाहिए आपके कंटेंट में। वो टिकाऊपन रहेगा, ठीक है, आज आपके व्यूज़ कम हो सकते हैं, व्यूज़ तो खरीदे जाते हैं, आप भी जानते हैं, हमने तो देखा है वीडियो चैनल्स पर आप ढूंढेंगे तो यूट्यूब, कई यूट्यूबर्स यही काम ही करते हैं कि वो नंबर ऑफ उनके एक कमरे में करीब 200 कंप्यूटर लगा हुआ है, 200 से शायद ज़्यादा, ऑपरेट करता है एक ही आदमी, एक ही आदमी उस 200-250 कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। क्या करता है वो? डिफरेंट आईपी एड्रेस से उसने वीपीएन के जरिए डिफरेंट आईपी एड्रेस उसने फिट कर रखा है, और वहाँ पर व्यूज़ बढ़ाता है, वहाँ पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाता है। तो ये सब कुछ तो होगा, और हम कल भी होता था, आज भी होगा। तो इससे अलग हटकर अगर वाकई हम पत्रकारिता करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि कंटेंट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और कंटेंट के प्रेजेंटेशन पर। कल भी प्रेजेंटेशन था,
पहले हम शब्दों के, हमारे पास में जो शब्दकोश थे, जो भाषाई, शब्दकोश का मतलब बहुत क्लिष्ट शब्दों की बात नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे शब्दों का अप्रोप्रिएट शब्द होने चाहिए, कहाँ पर उसका हम उस शब्द को उपयोग करने जा रहे हैं। उसी तरह से कंटेंट में भी, आज के कंटेंट में भी वही है, उस पर ही आपको काम करना पड़ेगा। नया पत्रकार को पहला तो ये तय कर लेना चाहिए कि उसका मोटो क्या है, उसका ऑब्जेक्ट, उसका लक्ष्य क्या है, और ये पहले देखना होगा। उसका लक्ष्य अगर केवल पैसा कमाना है, बहुत सारे प्रोफेशन हैं, इस मीडिया में भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसमें आप शिफ्ट कर जाइए। आप एडवर्टाइजमेंट फील्ड में जाइए, वहाँ भी बहुत पैसा है। आप डिज़ाइनिंग केवल करिए, कमर्शियल डिज़ाइनिंग कीजिए, उसमें पैसा है। कंटेंट राइटिंग करिए, उसमें भी पैसा है, बहुत पैसा है। ये आपको तय करना होता है कि आपकी रुचि का विषय क्या है। आप कहीं पर भी इसमें लेकर बहुत बड़ा ख्वाब देखने की बजाय जो सामने है उस पर आप अपना 100% दीजिए। ये बहुत बड़ी इससे कम आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। अब सोचिए, साइंटिस्ट, अब भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर आप अगर किसी वैज्ञानिक को इंटरव्यू करने दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये आप पढ़ के जाएंगे क्या? कब पढ़ेंगे? आपके पास वक्त कहाँ है? आपको एक पत्रकार बनकर केवल जाना है कि हमारे क्वेश्चंस, हमको उनके कंटेंट से, उनसे जो चीज़ें मिल रही हैं, हम उसी से क्वेश्चन कैसे निकालें, ये समझ ये पत्रकार कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। ये पर्सनालिटी आपको बनाना, वो तभी होगा जब मल्टीटास्कर हो। 96-97 के आसपास में एक मैंने पहला पोर्टल बनाया था, jharkhandstate.com। वो मैंने शुरुआत की थी, उसका उद्घाटन किया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने। वीडियो मीडिया छोड़ा, मतलब दृष्टि जब मैंने छोड़ा, मुझे लगा क्या करूँ, अब छोड़ तो दिया है, तो पढ़ना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। उसमें कंप्यूटर का वर्ल्ड का बूम था, तो उस समय हमने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ कोर्सेज चलता था, तो वो हमने MCSE किया, MCSD किया, MCP किया। तो उस समय उससे मुझे लगा कि कंप्यूटर वर्ल्ड में जाना चाहिए, हम लोगों को सीखना समझना चाहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात है 2000 की। तो 2000 में मैंने अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया था, और उसके बाद प्रभात खबर से ऑफ़र मिला कि आप हमारे लिए एक IT मैगजीन निकालिए, वो हुई। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग की बात हुई, चूँकि मेरा अब आप IT वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ वेब से अछूता नहीं रह सकते हैं, उससे अलग नहीं रह सकते हैं, वो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो वेब डिज़ाइनिंग की शुरुआत वहीं से होती है, वो HTML से शुरुआत होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वहाँ से शुरुआत होती है। और उसके बाद फिर आप कैसे प्लेटफॉर्म PHP पे काम सीखना है, आपको CMS कैसे डिज़ाइन करेंगे, जैसा प्रभात खबर को हमने डिज़ाइन किया था, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जिस कंटेंट को आप एडिट करने जा रहे हैं उसको समझें, उसके जड़ तक समझने की कोशिश करें। केवल ऊपरी स्तर पर केवल कंटेंट मिल जाए और उसको हम एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये वीडियो आप कैलिब्रेट कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आपको समझना पड़े कंटेंट की आत्मा क्या कहती है। अब फिल्में जो बनती हैं बॉलीवुड में, वो एडिटिंग के बूते ही चलती भी हैं। एडिटिंग के बूते ही पूरी स्टोरी को शेप दे, एडिटिंग ही स्टोरी को शेप देता है असल। लेकिन अब आप इसके लिए और दूर तक जाना चाहिए। हमें लगता है इस वीडियो एडिटिंग से हमारा वो काम, वो सफलता नहीं मिलेगी। ये तो हम टेम्पररी बना लेते हैं, यूट्यूबर हैं तो भाई ये सब चीज़ तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर सच्ची मायने में आपको फिल्म एडिटिंग तक जाना चाहिए।